मैं सहपेडिया की ओर से आज पूना के कथक गुरु शिल्पा दातार जी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। शिल्पा दातार जी ये पूना के प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु पंडिता मनीषा ताई साठे जी की ज्येष्ठ शिष्या है। कथक नृत्य के साथ बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के पश्चात शिल्पा जी अपने शिल्पा नृत्यालय ट्रस्ट के द्वारा सामान्य बच्चियों को और रेड क्रॉस सोसाइटी की डेफ और डम स्पेशल स्टूडेंट्स को भी कथक नृत्य का ज्ञान देते आ रही है। पिछले कुछ सालों से पूना के तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में ये कथक विभाग की एचओडी इस पद पर भी कार्यरत है। मैं शिल्पा जी से विनंती करूंगी कि वो अभी हमारे साथ जुड़ जाए और हमें अपना ज्ञान बांट ले। नमस्ते शिल्पा जी। नमस्ते। मैं अपना पहला प्रश्न ऐसे आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मनीषा जी से शुरू से जुड़ी हुई हैं, बतौर उनकी शिष्या रह चुकी है और अभी इतने सालों से आप कथक नृत्य के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपका पूरा सफर, नृत्य का सफर आज तक का कैसे रहा, ये पूरा हमें जानने में बहुत आनंद होगा। जरूर। सबसे पहले मैं मेरी गुरु मनीषा ताई को प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेके ही मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि ये नृत्य का जो पूरा मेरा सफर है और नृत्य के प्रति लगाव या रुचि जिन्होंने मुझे लगाई है, वो सिर्फ मेरी गुरु है मनीषा ताई। तो सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेके शुरू करती हूँ। नृत्य कला हो या कोई भी कला हो, ये साध्य करना इतना आसान नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं कि बचपन से ही अ, उसकी अगर रुचि है, तो ही ये हो सकता है। लेकिन मेरे बारे में थोड़ा अलग था। मतलब मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी बचपन में। क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पूना में एक वाड़ा संस्कृति रहती थी। तो एक बड़े वाड़े में बहुत सारे बच्चे मेरे उम्र के जैसे रहते थे और हम सब खेल-कूद में मेरा बचपन गया है। तो अभी के जैसे उस टाइम में कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये डांस क्लास को जा रही है, इधर जा रही है, तो ये करना है। तो ऐसे एकदम सहज और सुंदर मेरा बचपन था। और बचपन में मैं छठी कक्षा तक एक्चुअली जिम्नास्टिक्स करती थी। तो मैं स्कूल के बाद जिम्नास्टिक्स के लिए जाती थी और जैसे मैंने बताया कि वो कोई भी त्योहार हो या कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स रहते थे ज़्यादातर। तो उसमें मैं हर साल डांस करती थी। कोई भी आके मेरा डांस बिठाता था जब छोटी थी, या मैं खुद बिठाती थी और मैं डांस करती थी। तो छठी कक्षा के बाद मेरे मम्मी-पापा और सबने बोला कि अगर तुम्हें डांस में इतनी रुचि है, तो तुम उसको कुछ सीखो, अच्छे से सीख के शुरुआत करो। तो मैंने 7th में पूना में एक प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु है, श्री मुल्ला सर। उनके पास मैं 2 साल गई और फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कथक नृत्य की शुरुआत की, शिक्षा ली मैंने और उसके बाद फिर से मेरा कथक नृत्य छूट गया। अभी वो 9th 10th जैसे रहता है ना वैसे। फिर 10th के बाद मुझे जैसे उस टाइम पे, मतलब मैं 1989 को मेरा 10th मैंने पास किया। तो उस वक़्त एक टिपिकल स्ट्रीम था कि आर्ट, साइंस या कॉमर्स, ये ऐसे किसी एक स्ट्रीम में हम करियर करते थे। तो तब मुझे पता चला 10th में कि अ, अभी की जो सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ है, वहाँ पे ललित कला केंद्र में अ, ऐसे नृत्य, नाट्य या संगीत के इन कलाओं से हम लोग हमारा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो 10th के बाद मैं वो सब देखने के लिए गई और फिर मैंने मन में ठान लिया कि अभी मुझे यही करना है। और 12th के बाद एक्चुअली मैंने एसपी कॉलेज में एडमिशन लेके रखा था, लेकिन अंदर से कुछ चल रहा था कि अरे ये नहीं करना है। लेकिन उस टाइम ऐसे हो रहा था कि ऐसे एक एकदम अलग तरीके का करियर चूज़ करना और वो डिसीज़न लेना
मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। फिर मुझे ये पता चला कि वहाँ पे ऑडिशन होती है और उसके बाद ही एडमिशन मिलती है। तो उसके लिए पहली बार मैं मनीषा ताई के यहाँ गई और 1 महीना मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया और फिर ऑडिशन दिया और उसके बाद बीए में मुझे वो उस मतलब एडमिशन मिल गई बीए के कोर्स के लिए, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज कह सकते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम कह सकते हैं। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई और एक्चुअली हम सब लोग मतलब तुम भी इतने फॉर्च्यूनेट है कि हमने पूना के सबसे अच्छे गुरु के साथ समय बिताया है। यानी हम लोगों ने पंडिता रोहिणी भाटे जी, डॉक्टर गुरु सुचेता साफेकर जी, अ, गुरु मनीषा ताई और इन ऐसे लोगों के साथ उनका उनका नृत्य देखा है, उनको सुना है, उनके साथ हमने वक़्त बिताया है। तो सच में मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को इसके लिए और इस तरीके से मेरी नृत्य की शुरुआत हो गई। जी बिल्कुल। जैसे ही अभी आपने बताया कि बचपन से लेके रुझाव तो रहा आपका, पर मनीषा ताई से आप जुड़ गई और आपकी विधिवत शिक्षा कथक नृत्य की। बनारस शैली के बारे में, मनीषा ताई के आपके साथ पढ़ाने के ढंग के बारे में, तब की कोई यादें या कुछ अगर आप बता सकें तो अगले सुनने वाली पीढ़ियों को ये सुनने में बहुत आनंद होगा। ज़रूर। सबसे पहले मैं ट्रेनिंग के बारे में बताती हूँ कि बीए में एडमिशन लेने के बाद मनीषा ताई ने उसी वक़्त मुझे बताया कि अब जो भी आप नृत्य में ही रहना है, नृत्यमय होना है आपको तभी ये कर पाओगे क्योंकि उतना बेस मेरा तब तक नहीं था नृत्य का। तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर सुबह कॉलेज रहता था 11 बजे से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में ललित कला केंद्र। आप सभी जानते हो पूना में जो ललित कला केंद्र है वहाँ पे नृत्य, संगीत और नाट्य उन 3 शाखाओं में से बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट हम कर सकते हैं। और उस सबसे बड़ी अच्छी बात ये है वो कोर्स की कि थियरी और प्रैक्टिकल इन दोनों में अच्छा बैलेंस वहाँ पे रखा है। तो ऐसे नहीं है कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट है तो सिर्फ परफॉर्मेंस के ज़रिए ही हमें वो आर्ट दिखानी है, तो ऐसे भी है। तो मनीषा ताई के पास जाने के बाद अ, म ऐसे कह सकते हैं कि पूरा दिन मैंने उनके साथ बिताया है और 5 साल तो मेरे कॉलेज के थे ही और उसके बाद के 5 साल मतलब करीब 10 साल पूरा दिन हम उनके साथ रहे हैं। सुबह रियाज़ करना, फिर दोपहर में वहीं से कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद 4 बजे फिर से मनीषा ताई के यहाँ क्लास पे हम लोग आते थे और 4 से 8 बजे तक एक ही कमरे में बंद रहते थे। एक ही कमरे में बंद रहते थे। कहने का मतलब है वही उसी क्लास में एक के बाद जो भी बैचेस है या जो भी मनीषा ताई सिखा रही है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, तब पूरा टाइम मैं उनके साथ रहती थी और मराठी में बोलते हैं ना कि अजाणतेपणे संस्कार होता तुमच्यावर. वैसे ही वहाँ रह के कुछ अच्छा सुन के, देख के मैंने बहुत सीखा है और जो भी चीज़ें 10 साल में मैंने खुद की पर्सनल लाइफ की जो सैक्रिफाइस की है, उसका इतना अच्छा परिणाम अभी निकला है। तो नृत्य में जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो सब उसी टाइम में जो भी हमने टाइम बिताया है गुरु लोगों के साथ, उसी की देन है ऐसे मैं समझती हूँ। अम उसके बाद शैली मनीषा ताई की शैली के बारे में मुझे बताना है तो आप सभी जानते हैं कि दादा गुरु पंडित गोपी कृष्ण जी वो जो बनारस घराने के महान नर्तक रह चुके हैं सब लोगों ने उनको अलग अलग माध्यम से उनका डांस देखा है
तो मनीषा ताई जब उनके पास सीखती थी तो तांडव शैली का ही नृत्य ज्यादातर गोपी जी करते थे। मनीषा ताई ने भी वैसे ही उसी प्रकार का नृत्य सीखा है, लेकिन वो नृत्य का जो फोर्स या स्ट्रेंथ जो है वो फेमिनाइन स्त्री सुलभ नृत्य में कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर मनीषा ताई ने बहुत ज़्यादा अभ्यास किया और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उनके नृत्य में भी वो फ़ोर्स, वो स्ट्रेंथ दिखाई देती है, लेकिन एक स्त्री सुलभ सौंदर्य जो बोलते हैं, ग्रेस जो बोलते हैं, वो उनके नृत्य में है। तो मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि 3 सूत्र मनीषा ताई ने उनके नृत्य शैली के हमें दिखाई देते हैं। एक तो हस्त संचलन में विविधता है और सौंदर्य है। अनेक प्रकार के हस्त संचलन देखे और गोपी जी तो खुद भरतनाट्यम भी सीखे थे, तो जो राइट साइड से जो हस्तक या जो चीज करते थे उसी को लेफ्ट साइड से भी करते थे, तो वो एक अलग तरीके का नृत्य कथक में उन्होंने लाया है कि दोनों बाजू से सेम हस्त संचलन वो करते थे। मनीषा ताई की नृत्य शैली की और एक विशेषता है कि उनके नृत्य में गति भी है और स्थिरता भी है। मतलब जो पॉजेस इम्पोर्टेंट होते हैं जहाँ-जहाँ वो भी इतने अच्छे से आते हैं, तो गति में स्थिरता भी है ऐसे मैं कहना चाहूँगी और अभिनय नाट्याधिष्ठित अभिनय ज़्यादातर है उनका। मतलब गोपी जी का अगर आपने या सितारा दीदी का गतभाव देखा तो उस टाइम कोई ऐसे स्टोरी बोल के गतभाव नहीं करता था। अभी भी बहुत कम लोग करते थे, लेकिन वो लंबी जो स्टोरी पूतना वध हो या द्रौपदी चीरहरण हो, कालिया मर्दन हो, तो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो पूरा स्टोरी बोल के वो ज़्यादातर करते थे। तो मनीषा ताई के अभिनय में अब अभी जो बदलाव आया है, मतलब उन्होंने जो किया है उसमें स्टोरी नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अभिनय में नाट्याधिष्ठित अभिनय ज़्यादा है और सहज सुंदर अभिनय है। मनीषा ताई का सबसे नायिका भेद जो वो खुद करती है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बनारस घराने का ही नृत्य, लेकिन मनीषा ताई के खुद के एक अलग शैली से हम प्रस्तुत करते हैं, ऐसे कहना उचित होगा मेरे ख़्याल से। जी, बिल्कुल। हम सभी ने मनीषा ताई को और आप सभी शिष्याओं को इतने सालों से देखा है, तो ये तो अ, हम जानते ही हैं कि कितना सुंदर बनारस शैली का नृत्य आप सब लोग करते आ रहे हैं। और शिल्पा जी, हम और आप इस दौर से हैं कथक नृत्य से जुड़े हुए कि तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो जैसे आजकल कह सकते हैं कि एक क्लिक पे नॉलेज अवेलेबल है, ऐसे बच्चों को लग तो रहा है। और अभी तो हम सभी लोग ऑनलाइन ही है, तो ये तो अभी शुरुआत हो गई है शायद कि बच्चों को ये लग रहा है कि अभी ऑनलाइन कुछ ना कुछ बटोर लिया तो ज्ञान मिल गया। तो मैं तो आप जैसे गुणीजनों से ये जानना चाहती हूँ कि आपने जिस दौर से अभी तक आपकी पूरी कथक की के दिन यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो उस समय से लेके आज तक आप कथक नृत्य से जुड़ी रहने के लिए और इसके अलावा और भी आर्ट फॉर्म्स से जुड़ी रहने के लिए आपने तो बहुत प्रयास किए होंगे, तो इस बारे में आप बच्चों को कुछ सलाह देंगी कि क्या-क्या करना चाहिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के प्रोसेस में क्या होना चाहिए? ज़रूर। हम ऐसे बोलते हैं कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। कोई भी आर्ट फॉर्म हो, जैसे नृत्य, संगीत, नाट्य, ये एक दूसरे के ऊपर परस्परावलंबित है। आप सबको पता है कि ये विजुअल आर्ट्स है, आर्ट फॉर्म है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि गीत, वाद्य और नाट्य ये तीनों कलाओं का ज्ञान होना किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नृत्य तो उसके बिना अधूरा ही है।
क्योंकि नर्तक जब कोई भी एक कंपोज़िशन करता है, तो बिना लहरा या कथक तो ज़्यादातर बिना लहरा या संगीत और या किसी कथा कथा कहे सो कथक कहलावे, तो कथा कथा के बिना तो वो पॉसिबल है नहीं। अ, तो मैंने ये सब चीज़ों को कैसे सीखा वो अ, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल मैंने कोई भी ऐसे संगीत सीखा नहीं है या कोई वाद्य दूसरा सीखा नहीं है, लेकिन मैंने मेरे जो भी मेरे कॉलेज के ईयर थे या अभी तक मैं बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्राम्स देखती हूँ। चाहे वो डांस के हो, संगीत के हो, वाद्य के हो और या कोई भी नाटक हो या कोई भी चित्र आर्ट एग्जीबिशन हो, कुछ भी ये जो सब ललित कला है, उनका अभ्यास करना और सोच समझ के अभ्यास करना। आँखें खुली रख के दिमाग से उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे नहीं है कि सवाई में गए, एक सेल्फी निकाला और मैं लोकेशन सवाई, ऐसे ऐसे नहीं बनता है। इससे सीख नहीं सकते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद कि म्यूज़िकली उसका उनकी सोच क्या है? अ, ये जो भी नर्तन कर रहे हैं स्टेज पे, तो स्पेस का यूज़ कैसे कर रहे हैं? क्या कॉस्ट्यूम पहना है? वाद्य में क्या अलग वैरायटी उन्होंने ली है? वो सब मुझे लगता है कि प्रोग्राम्स देख-देख के ही ज़्यादा सीख सकते हो। और मैं तो मेरे कॉलेज के टाइम में कोई भी प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ये बहुत था कि किसी के साथ डिस्कस करना, अरे ये अच्छा था, ये नहीं था, मनीषा ताई के साथ डिस्कस करना, कि फिर मनीषा ताई ने हमें बहुत ऐसे भी बताया कि क्या अच्छा नहीं लगता है, वो भी देखो, तो हम लोगों को ये नहीं करना है, हाँ, ये स्टेज पे अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी सीखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का लेकिन वो खुद को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मैं सीख सकती हूँ। अगर आपने आँखें खोली रखी, मन साफ रखा, तो दूसरे का प्रोग्राम से भी आप हर एक छोटे बच्चे के प्रोग्राम से भी हम कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि अभी आपके लिए तो एक क्लिक पे पूरा किसी को भी आप देख सकते हैं। मुझे पता है कि जब गुरु शमाताई ने पहली बार बिरजू महाराज जी को यहाँ पूना में बुलाया, तो मैं उनके वो 3 दिन के वर्कशॉप के लिए गई थी और उसके बाद मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन आया क्योंकि ऐसा डांस ही कभी देखा नहीं था। तो ऐसे लगने लगा अंदर हम क्या कर रहे हैं? मतलब कहाँ हैं हम और ये क्या हस्ती है। तो ये मुझ मेरे कहने का मतलब है कि ज़माना कौन-सा भी हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करते हो, कितने अच्छे से करते हो, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। अगर आपने अच्छा उसका क्या पुराने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, उनका डांस देखा, उनका हस्त संचलन देखा, वो पैरों का उठान या उपज कैसे करते थे, वो देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत है, ये आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या छोड़ना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत ही सही मायने में आपने समझा कि टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया जाए तो आपकी कला निखर के आ सकती है और उसमें एलिमेंट्स ढाल सकते हो आप लोग। तो इसी विषय को आगे ले जाते हुए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि शिल्पा जी की काव्य छंद, संत सूरदास तथा रिदम स्ट्रोक्स आदि कोरियोग्राफ़ीज़, नृत्य संरचनाएँ बहुत सराही गई है। तो मैं शिल्पा जी आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सारी कोरियोग्राफ़ीज़ के संरचनाओं के पीछे आपकी विचारधारा क्या रही? और ये उसका प्रोसेस एक तरह से कह सकते हैं कि थीम से लेके एग्ज़ीक्यूशन तक ये पूरा जो हमारा आगे बढ़ाव होता है, तो वो आपका कैसे रहा? किसी आपकी कोरियोग्राफ़ी के बारे में हम सुनना चाहेंगे ज़रूर। मेरी पहली कोरियोग्राफी मैंने मेरे एमए के लास्ट ईयर में की।
और उस टाइम पंडिता रोहिणी भाटी जी ने एक टॉपिक दिया था, सबको एक-एक टॉपिक मिलता था, तो मुझे दिया था कली, मराठी में कली बोलते हैं, हिंदी में कली। और फिर तो उस एक शब्द को अभी 10-15 मिनट के लिए एक नृत्य नाट्य कह सकते हैं या एक कोरियोग्राफी करनी थी। तो फिर मैंने बहुत सोचा और उसके बाद मैंने अ, उसके ऊपर काम किया। अ, उसको मैंने इस तरीके से ये किया कि एक कली को फूल होने की इच्छा होती है, जल्दी उसको फूल बनना है कली का। तो फिर वही अपना जीवन का होता है कि बचपन में हमें लगता है कि मैं कब बड़ी हो जाऊँगी और बड़ी होने के बाद समझ में आता है कि अरे! ये कली का जो स्टेज था वही अच्छा था, क्योंकि वो फूल होने के बाद मैंने ऐसे दिखाया था कि फूल फूल बनने के बाद उसको खुद का कोई चॉइस नहीं है कि मैं किसके, कभी भगवान के पैर पे जा रहा है, तो कभी किसी आदमी के मौत हुई है, वहाँ पे उसको चढ़ाया जा रहा है। तो फिर उसके अंदर जो एक क्या कहते हैं उसको कि उसके अंदर जो चल रहा है कि, और फिर उसके बाद अ, आगे जाके ऐसे अलग-अलग तरीके के मैंने इंसिडेंट्स दिखाए थे और फिर उसको लगता है कि नहीं, मुझे फिर से कली ही होनी है। तो वो मेरी पहली कोरियोग्राफी थी। उसके बाद कॉलेज के बाद संत सूरदास करके मैंने एक डांस ड्रामा बिठाया, जिसमें संगीत, नृत्य और नाट्य ये तीनों का सुंदर मिलाप है। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ पूना की मशहूर मराठी प्राध्यापक डॉक्टर माधवी वैद्य, जिन्होंने मुझे ये डांस डायरेक्शन के लिए मौका दिया और उसका पूरा संगीत राहुल घोरपड़े सर जी का था। तो वो संत सूरदास जी के बारे में एक नृत्य नाट्य के ज़रिए सबको इतना अ, बताना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन स्क्रिप्ट पूरा उनका था, म्यूज़िक था, तो उसके ऊपर मैंने डांस ड्रामा बिठाया और अ, वो उस टाइम पता नहीं कि हम किसी एक कैरेक्टर में जाते हैं तो जो बनता है, अगर उसका अभ्यास किया, तो वो मेरी वैसे प्रोफेशनली पहली कोरियोग्राफी थी। और यहाँ पूना में जो साधु वासवानी मिशन है, उनके लिए हमने वो फर्स्ट टाइम की थी, तो दादाजी को, दादा वासवानी को बहुत पसंद आई थी और उसके बाद 10 साल के बाद हमने फिर से उसके अलग-अलग जगह प्रयोग, जो भी डांस ड्रामा किया हमने, तो मुझे ऐसे समझ में आया कि जो भी मैंने बिठाया था, उसमें से कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। और वो मेरे लिए मतलब कि उस टाइम मैंने जो सोच के बिठाया था, तो वैसे के वैसी कोरियोग्राफी हमने रखी और उसके प्रयोग किए। तो ये, लेकिन उस टाइम मुझे सीखने को बहुत मिला, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम करना और वो सब समझ लेना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। उसके बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के आओ फिर से दिया जलाइए, उनके काव्य के ऊपर डांस बिठाया, फिर द पावर विद इन, फिर मैंने रिदम स्ट्रोक्स करके एक फ्यूजन, फ्यूजन नहीं कह सकते लेकिन एक कोलैबोरेशन कि जेम्बे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य है, उनके साथ कथक, उसका एक मैंने पूरा अपना जो कथक का रिpertoire रहता है कि पूरा ताल जेम्बे के ऊपर मैंने किया। तो ऐसे अलग-अलग कोशिश की मैंने करने की, अभी भी जारी है। जी, बहुत बढ़िया। आपकी सभी कोरियोग्राफ़ीज़ बहुत ही सुंदर हुई थी, मुझे पक्का पता है और आगे के आपके प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको शुभकामनाएँ। और मैं अभी इस दौर पे अभी आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपने इतने सालों से
नृत्य सीखा और सिखाया भी। तो अभी सिखाते वक़्त आपके शिल्पा नृत्यालय ट्रस्ट की ओर से आपने इतने बच्चियों को सिखाया, तो वो आपकी शिल्पा नृत्यालय ट्रस्ट का काम कब से शुरू हुआ? और आपकी सिखाने की पद्धति आपने क्या सोची है और आप कैसे विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं? ये मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी। शिल्पा नृत्यालय ट्रस्ट की स्थापना मैंने 1999 को की और तब से मेरे मन में यही था कि लोगों के मतलब लड़कियों के या स्टूडेंट के मन में नृत्य के प्रति लगाव और रुचि बढ़नी चाहिए। और इसके लिए मैंने एक सिस्टम लगाई जो गांधर्व महाविद्यालय की एग्ज़ाम्स होती है तो उ उ उनका जो सिलेबस होता है उसके वो सिलेबस को फ़ॉलो करके मैंने हर 1 साल का एक-एक एक-एक साल में एक-एक एग्ज़ाम पहले वाली और उस तरीके से मैंने शुरू किया। फिर बाद में जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि 14 साल, 15 साल के बाद एक्चुअल समझ में आता है कि अ, अभी आगे जाके क्या करना है। तब तक अच्छा लगता है इसलिए हॉबी के लिए सब लोग आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी पीरियड बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बेस उनका अगर अच्छा हो गया या नृत्य के प्रति उनको अगर रुचि बढ़ गई, तो आगे अगर उनको करियर करना है, तो वो ईज़ी हो जाता है गुरु को भी और वो स्टूडेंट को भी। तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया। अभी भारतीय विद्यापीठ पुणे विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, उसमें मेरे बहुत सारे शिष्याएँ बीए, एमए, ग्रेजुएट और मास्टर्स कर रहे हैं। गांधर्व महाविद्यालय से मेरे 10 से भी ज़्यादा शिष्याओं ने विशारद अलंकार ये कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से मैं उनको सिखाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, श 100% श्रद्धा हो, तो सिखाने वाले को और सीखने वालों को भी अ, फ़ायदा होता है। तो मैं मेरी बच्चियों के साथ उनको जैसे मनीषा ताई ने हमारे साथ किया अम जैसे मनीषा ताई ने हमारे साथ किया, वैसे ही कि डांस के अतिरिक्त भी अलग-अलग मुद्दों पे उनसे बातचीत करना, एक अच्छा इंसान होने के लिए क्या आवश्यक है ये बताना। तो इस तरीके से मेरा ट्रेनिंग होता है और जो भी लड़कियों को डांस में करियर करना है, उनके लिए वैसे सुबह का रियाज़, इतने घंटा रियाज़ फिर उनको कुछ होमवर्क देना ताकि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को अच्छे से बैलेंस कर पाए और अलग-अलग लोगों के आर्टिस्ट के प्रोग्राम्स देखने को लेके जाना या उनको भेजना, ये इस तरीके से मैं सिखाती हूँ। जी, बिल्कुल। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि आपकी नृत्य शिक्षा शुरू हो गई तभी इतना लोगों में ये जानकारी नहीं थी कि हम नृत्य में करियर भी कर सकते हैं, नृत्य बाकायदा पूरे जीवन वृत्ति बना सकते हैं। पर आजकल ऐसे है कि नृत्य के विद्यार्थी बहुत सारे बढ़ गए हैं और आप भी बतौर एचओडी भी काम कर रही है एक विद्यापीठ में और बाकी विद्यापीठ स्तर पर भी आप काम कर रही है पूना में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी नृत्य के विद्यापीठ स्तर पर जो लड़कियाँ आती है तो उस स्तर पर आने के लिए और उसके बाद के उनकी कथक नृत्य के साथ जो सफ़र होना तय करना बाकी है, तो उनके लिए आप मार्गदर्शन पर उन्हें क्या बताएँगी? अम, जैसे मैंने कहा कि गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अगर वो ट्रस्ट नहीं है, तो गुरु भी उस तरीके का ज्ञान नहीं दे पाता है उनको। तो ये सबसे पहली ज़रूरी बात है।
और मुझे लगता है कि पेशेंस चाहिए। ये ऐसे इंस्टेंट फूड के जैसे कलाकार नहीं बन सकते हैं, बन सकता है कोई भी। तो वो पेशेंस की बहुत ये कला के क्षेत्र में तो बहुत चाहिए। और मैंने सुना है कि बहुत बड़े-बड़े गुरु लोगों को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर जो कर्म हम करते हैं या जितना जिस डायरेक्शन में हम काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मिलता ही। ऐसे नहीं होता कि किसी की झोली खाली है। तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये हम जब सीखते हैं तो एकदम ऐसे मतलब कि अरे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन उसके बाद ही जर्नी एक्चुअल स्टार्ट होती है। उसके बाद जब हम खुद चिंतन करते हैं या साधना करना शुरू करते हैं या गुरु ने जो सिखाया है उसी को अगर हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद गुरु के सिवा तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा टाइम एक गुरु के पास सीखने के बाद अगर आप खुद का अपना रियाज़ या खुद की साधना करो, तो आपको पता चलता है कि कौन से मतलब नृत्य में मैं अच्छी हूँ या मतलब टेक्निकल पार्ट में मैं अच्छी हूँ, अभिनय में अच्छी हूँ, कि मेरे मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या कमी है। वो ये खुद का आईने में देख के खुद को समझ लेना चाहिए। तो अगर करियर करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार गुरु के पास सीखने के बाद खुद का अभ्यास और मनन और चिंतन बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस चाहिए जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तभी आप खुद को चैलेंज देना सीखो। ईज़ी कुछ नहीं है, खुद को चैलेंज देना सीखो, फिर आपको समझ में आए कि कहाँ पे है अब लोग, तो हम भी उस तरीके से प्रयास कर सकते हैं। जी, बिल्कुल बहुत खूब बताया कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। हालाँकि नृत्य इतना परिपूर्ण कला है नृत्य, तो वो सीखने-सिखाने में बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता है ही। और मैं इस बारे में तो आपको जितना आपकी प्रशंसा करूँ कम है शायद कि आपने सामान्य लड़कियों को तो नृत्य सिखाया ही, पर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ आप बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और उनके यहाँ की डेफ और डम्ब बच्चियों को आप नृत्य सिखा रही है। तो ये आपका अनुभव कैसे रहा और ये उनके साथ का आपका उनके उनको सिखाना कैसे होता है? ये अगर आप बताएँ और हमें कुछ क्लिपिंग्स भी आप दिखाएँ तो बहुत अच्छा होगा। यस। मेरे कॉलेज के दौरान एक्चुअली मेरे घर में मेरी मम्मी माँ-बाप दोनों सोशल वर्क करते थे और मैं मेरी माँ के साथ एक बार रेड क्रॉस स्कूल फॉर डेफ ये स्कूल में गई थी किसी काम के लिए। तो वहाँ मुझे पता चला कि ये बच्चों को सुना ही नहीं देता है इसलिए बोल नहीं सकते। वैसे ही उनको सुना ही नहीं देता है, इसलिए वो डांस नहीं कर सकते। और जब उनको पता चला कि मैं उनको डांस सिखाऊँगी या ऐसे कुछ उनके टीचर्स के साथ बातचीत हुई, तो उनके चेहरे पे जो एक मुस्कान और जो एक समाधान मैंने देखा, तो उसके बाद घर पे आके मैंने चैलेंज लिया कि नहीं, अभी मुझे ये बच्चों को सिखाना ही है। तो दूसरे दिन मैं गई उनके स्कूल में, तो आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? ये भी मैं उनके साथ उनको ऐसे पूछ नहीं सकती थी। तो घर पे आके मैं रोने लगी कि इतना भी कम्युनिकेशन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको डांस कैसे सिखाएँगे? फिर वहाँ की टीचर्स ने मुझे बोला कि तुम रोज़ आओ, तो थोड़ा-थोड़ा उनके साथ ट्यूनिंग होने के बाद समझ में आएगा। तो मैं जैसे मेरा कॉलेज का था वैसे मैं जाने लगी। एक्चुअली मैं जिन बच्चों को डांस सिखाती हूँ, वो अंडर प्रिविलेज्ड है। मतलब उनके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी ऐसे हमारे नॉर्मल बच्चों के जैसे डांस नहीं देखा है, बाहर की दुनिया नहीं देखी है, तो पहले से शुरू करना था। तो
आप सबको पता है कि लोक नृत्य, फ़ोक डांसेस जो है, उसमें खुद की एक एनर्जी होती है और वहाँ भी उस टाइम पे भी अ, जब भाषा विकसित नहीं हुई थी, तो वो नृत्य के माध्यम से ही अपना आनंद व्यक्त करते थे। तो उसी लाइन को मैंने लिया, उसी धागे को लिया और फिर मैंने उनको फ़ोक डांसेस सिखाने पहले शुरुआत की। तो फ़ोक डांस के साथ क्या हुआ, उनकी बॉडी खुली हो गई, वो मेरे साथ घुल-मिल गए। जो मैं करती थी उसको वो देख-देख के एनैक्ट कर रहे थे। तो पहले वो थोड़ा मुझे हल्का लगा। फिर मुझे ऐसे लगा कि अगर हर एक हर एक के अंदर लय होती है। मतलब अ, सुबह होती है, रात होती है। हम एक लय में श्वास लेते हैं फिर चलते हैं, तो उनके अंदर भी एक लय है। तो अगर वो लेकिन वो लय वो महसूस नहीं कर सकते हैं कि उनके अंदर वो लय है क्योंकि वो उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो जैसे हम किसी भी म्यूज़िक लगा तो हम रिदम दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको अगर कथक सिखाना है, तो पहले उनको लय तत्व जो हमारे कथक में है, उसको सिखाने की ज़रूरत है और वो कैसे सिखाया जाए। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैंने ट्राई किया कि ऐसे रिदम देके मतलब किसी एक म्यूज़िक के अगर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 ऐसे रिदम अलग-अलग रिदम बैठाए। लेकिन फिर सिखाते वक़्त मुझे समझ में आया कि अगर मैंने किसी लड़की को स्पर्श किया, तो स्पर्श के माध्यम से वो लय उसके अंदर जा रही है। मतलब वो लय जो लय में मैं पैर मार रही हूँ, उसी लय में वो रिदम दे रही है। तो वो स्पर्श का माध्यम मुझे मिला और उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, हर एक लड़की को मैंने स्पर्श करके फिर उनके अंदर वो रिदम डाला। बहुत ही टफ था अभी भी अभी लेकिन अभी इतने 20 साल हो गए हैं, तो अभी तो मेरा अच्छा-सा उनके साथ ट्यूनिंग हुआ है। तो वो मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले साल बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट शोज़ भी किए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ गया है। आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, तो बड़े स्टेज पे कैसे नृत्य करना है और संस्कार एक आर्ट परफ़ॉर्म करने के लिए क्या संस्कार रहते हैं, किसके साथ नमस्कार कैसे बोलना है, जो सिखा रही है उसके साथ कैसे बोलना है, वो सब वो लोग सीखें। और एक अच्छी बात ये है कि उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं है मतलब सुनाई नहीं देता है, तो जैसे हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, उनको जब हम सिखाते हैं तो यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। उनका ये डेफ लोगों की कंसंट्रेशन लेवल इतनी हाई रहती है कि वो सिर्फ़ आपके तरफ देखते हैं और जो जो भी एक्सप्रेशन अगर आप रो रहे हैं या अगर किसी दिन मैं थकी हूँ तो थक गए हैं, वो पूरा रीड करते हैं और उस तरीके से बातचीत होती है। फिर मैंने साइन लैंग्वेज भी सीखी और मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी भी मैं दिखाती हूँ और एक लिंक भी मैं भेजती हूँ, तो सबको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं उनको सिखाती हूँ। मतलब हमारा अगर ये है तिग ता, दिग दिग थे, तो मैंने पूरे उनके लैंग्वेज में तिग ता, दिग दिग थे, क्लैप ऐसे मैंने उनको सिखाया, तो वो पढ़न भी सीख गए मतलब आवाज़ नहीं आती है, लेकिन वो रिदम में वो हाथ करते हैं। तो जो अगर फ़ास्ट चालू है ती ग दा, दी ग दी ग तो वो रिदम फ़ॉलो करते हैं। तो ऐसे धीरे-धीरे मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया उनको सिखाना। इसीलिए मैंने शिल्पा नृत्यालय ट्रस्ट के ज़रिए मैं सामान्य बच्चों को तो सिखाती हूँ, लेकिन ये जो
डेफ लड़कियां हैं कि जो बाहर जाके सीख नहीं सकते हैं, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, तो वैसे भी मैं इतने साल भी उनके स्कूल में ऐसे ही एज अ सोशल वर्क ही मैंने काम किया है, तो वो अभी भी जारी है। जी, बहुत ही उम्दा काम है और जैसे आपने पहले कहा कि पेशेंस का काम है, आपने हर एक तकलीफ का सॉल्यूशन ऐजाद किया और उसके आगे लेके गई नृत्य शैली को। तो इतने सालों से आप सीखना, सिखाना और मेरे ख़्याल से हर स्तर के बच्चों के साथ आप नृत्य से जुड़ी हुई है। तो नृत्य शिक्षा के दौरान आज तक आपको नृत्य से क्या मिला? ये मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है। अ, नृत्य से मुझे मिला कि रिस्पेक्ट देना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आर्ट हो या किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं उन उन उन्होंने जो जो सिखाया है वही हमारी पूंजी है। ये आर्ट फॉर्म ऐसे है कि कहीं अभी के जैसे यूट्यूब वीडियोस देख के सिखाई नहीं जाते हैं या कोई कलाकार नहीं बनता है। तो मेरा कहना है कि नृत्य ने मुझे क्या दिया, तो रिस्पेक्ट देना सिखाया लोगों को, किसी के भी आर्ट को या किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट करना सिखाया। दूसरी चीज़ है कि खुद जीवन का आनंद लेना और देना, ये दोनों सिखाए, क्योंकि जब हम नृत्य में होते हैं तो सबको पता है कि जो भी को व्यक्ति किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर एक बार है, तो वो पूरी दुनिया भूल जाता है और वो उसी में जाता है। जैसे आध्यात्म में कहते हैं कि ध्यान लगता है हमारा, तो उस तरीके से आनंद देना और आनंद लेना। अगर आनंद लेना और आनंद देना अगर हम नहीं सीखे, तो वो आर्ट की कोई पहचान नहीं होगी, क्योंकि कोई आएगा ही नहीं देखने के लिए, तो आनंद देना भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरी बात मैंने ये की कि पेशेंस, पेशेंस सीखा और पूरा सब, मतलब पेशेंस से काम करना, पेशेंस से काम करके लेना, ये सब नृत्य ने हमें सिखाया है। और भगवान की कृपा से अच्छी हेल्थ भी नृत्य कला के या वजह से ही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो अनगिनत चीज़ें हैं जो नृत्य ने हमें दी है। जी, बिल्कुल। मैं अभी सहपीडिया की ओर से मैं शिल्पा जी को बहुत धन्यवाद और आभार कहती हूँ कि आप आज इसके पर हम लोगों से जुड़ गए और आपका इतना अच्छा कार्य रहा, वो हमें अवगत कराया। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। मनीषाताईंची एक अनोखी अजून एक रचना, जी रचना बघितल्यावर तुम्हाला सगळ्यांना अंताक्षरी माहिती आहे कशी खेळतात. जिथे शेवटचं अक्षर संपतं तिथून पुढची बंदिश सुरू होते किंवा पुढचं गाणं सुरू होतं, तशीच काहीशी रचना यामध्ये केली आहे आणि जाणीवपूर्वक नृत्य संरचना ही तशीच केली आहे. कथा किटता किट तान धागे तेर किट दिन 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 धागे तेर किट गिन गिन तरा धागे तेर किट कत कत तिट गे तिट कतान धा धीना धीट ग कत दिर किट तक किट धा धीना किट तक किट धा धीना धीट ग धा कत दिर किट तक किट धा धीना किट तक किट धा धीना धी क ताक दिर किट तक किट धा धीना किट तक किट दिन धागे तेरे किट घेन घेन तरान धागे चिट कट कट चिट घेगे चिट कटा
धा तिद्र कत तिद्र के धा तिद्र कत तिद्र कत तिद्र कत